और दोस्त लोग क्या हाल है, पढ़ाई क्या चल रही है? नहीं चल रही? क्यों? क्योंकि भाई अभी टाइम मिल गया है ना, अभी मौज करने का मन कर रहा होगा। अब जब पेपर आ जाएगा तो फिर परेशान होगे। और दूसरी बात ये है, ना तो आप लोग टेस्ट सही से दे रहे हो, ना तो आप लोग का कोई वीडियो पे रिस्पॉन्स आ रहा है। कैसे काम चलेगा बताओ यार। अभी पढ़ लो भाई, अभी पढ़ लो, अभी टाइम है, बाद में फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो चलो यार, आज स्टार्ट करते हैं सीटेट जुलाई 2019 का साइंस का पेपर 2। जिन्होंने पेपर 2 में साइंस ले रखा है उनके लिए ये वीडियो है ना, थोड़ा अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। मैं हूं अनुपम राज और यह है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है, बस तभी हमारा काम चलेगा, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नहीं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। ठीक है, वह जाते समय 12 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। ठीक है, समस्त चाल की औसत चाल क्या है? समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी, है ना, कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय, है ना, लगा समय, टोटल जितना टाइम लगा। अब यहाँ से हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि टोटल कितना चली है। 5 किलोमीटर वो गई और 5 किलोमीटर वो वापस आई, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ऊपर। नीचे की बात करें कितना टाइम लगा, देखो टाइम का क्या मतलब है, जब जा रही थी तो 12 की स्पीड से गई थी तो उसको कम टाइम थोड़ा लगा होगा, तो T1 मान लो टाइम लगा। वापस आ रही थी 8 की स्पीड से तो कुछ डिफरेंट टाइम लगा होगा ना, तो यहाँ पे मान लो T2 टाइम दिया है। तो अब D1 T2 की वैल्यू डाल दो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे T1 T2 कैसे निकलेगा यार, हमको पता है कि टाइम स्पीड बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। या फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है। यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से निकाल लेंगे हम। डिस्टेंस हमारी 5 है, स्पीड कितनी थी पहले टाइम में, कितनी थी 12, और दूसरी टाइम की बात करें अगर यहाँ पे T1 मान लें इसको, ये T2 हमारा हो गया, तो क्या हो जाएगा, दूसरी टाइम D/S रखो, तो पहले वापस आने में डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना 5, और वापस आने की स्पीड कितनी है 8। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देनी है, 5 × 5 10 हो जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पे ना रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/12, और यहाँ हो जाएगा 5/8। सिंपल। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है। अगर कहो तो मैं सॉल्व करा दूँ, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, सॉरी। ये हो जाएगा तुम्हारा, 1 मिनट, हाँ, ये हो जाएगा 10 बटे, इसको बस ऐड करना है, भिन्न है तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा नीचे, और 8 × 5 = 40, और 12 × 5 = 60, है ना। ये थोड़ा मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, इसको बस ऐड करना है, अपने तरीके से करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10, अभी ऊपर उल्टा कर दो इसको, 96 और 10 × 96, और 10 और 40 और 60 कितना हो जाएगा 100। सिंपल। 96, ये 10 कट जाएगा, 96/10, तो कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। देखो सेकेंड ऑप्शन आ गया ना, कुछ नहीं करना था। क्या है, टोटल टाइम, टोटल जो लगा, टोटल डिस्टेंस चली गई दूरी, और फिर टोटल लगा टाइम। टाइम यहाँ से हमने निकाल लिया अलग फॉर्मूले से, दूरी बटे चाल, सिंपल, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 62, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी के मात्रक हैं? दूरी मापने के मात्रक, मीटर की बात करें तो मीटर दूरी नापता है। प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर, जो हम बड़ी खगोलिक दूरियों नापने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, है ना, ये लाइट ईयर है भाई, दूरी नापता है। हर्ट्ज की बात करें क्या है, फ्रीक्वेंसी नापता है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, गलत जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बलिस्त लिखा हुआ है। बलिस्त अगर समझना चाहें तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो हम लोग प्राचीन काल में क्या करते थे भाई, हमारे पास मीटर वगैरह तो होते नहीं थे कुछ, तो क्या किया हमने, हाथ रख के नाप ली थी भाई, 10 हाथ है, 15 हाथ है, ऐसे करके। तो वो क्या था, जो पूरा हमारा कंधे से लगा के हमारे जो हथेली तक का जो हाथ होता है, इसको एक बालिस्त बोलते थे, है ना, एक बालिस्त, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिट, ऐसे करके, क्यूबिट, 1 क्यूबिट = इतना, एक हाथ। तो ये एक हाथ ऑलमोस्ट अगर देखा है तो 44 सेंटीमीटर का लगभग माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से मीटर नापने की जो है, नापने के लिए इसको मात्रक है एक तरीके से। वर्ष की बात करें तो टाइम नापता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, लाइट ईयर तो डिस्टेंस नापता है, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि लाइट है, यहाँ पे वर्ष की बात कर दी, वो टाइम नापता है कितने साल। बलिस्त क्या है, हाँ दूरी नापता है, मीटर दूरी नापता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी नापता है। इसका मतलब हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत है ना। बलिस्त का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। मीटर की बात करते हैं, यहाँ पे हर्ट्ज है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। चलो थर्ड ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है
समझते चलेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 63 की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, समीर अपने कंचे या गोली को फर्श पर बिछे 3 पृष्ठ, है ना, 3 विभिन्न पृष्ठ आता है, कौन कौन सी हैं, तनी हुई सेलोफिन सीट, सेलोफिन सीट समझते हैं आप लोग, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। भाई कंचे लिए लुढ़का दिया उसने, सेलोफिन सीट के ऊपर लुढ़काया और कालीन पे लुढ़काया, समाचार पत्र पे। अब कह रहा है कि कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा, मतलब किस पे सबसे कम लगा हमारा फ्रिक्शन, है ना, किस पे उससे ज्यादा और किस पे सबसे ज्यादा, बढ़ते क्रम में हमको लगाना है। तो सबसे कम किस पे लग सकता है, सेलोफिन सीट की बताता हूँ क्या होता है। सेलोफिन सीट जब हम लोग जब फाइल वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उसके पास वो लेके आते हैं पारदर्शी कलर की पन्नी लेके आते हैं ना चढ़ाने के लिए, दिखे अंदर हमने क्या लिख रखा है, बढ़िया सजाने की कोशिश करते हैं ना, वही चीज़ सेलोफिन शीट, वो जो पतली सबसे पन्नी होती है उसी को बोलते हैं सेलोफिन शीट। बहुत चिकनी होती है ना, सिंपल सी बात, जितनी चिकनी कोई भी वस्तु, जितना पृष्ठ उसका चिकना उतना ही फ्रिक्शन कम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कालीन की बात करें तो कालीन हम लोग जो मैट यूज़ करते हैं घर पे, जो पूरे कमरे में एक बिछाई जाती है, सिंपल बड़ी सी कालीन जो बिछाई जाती है, या जो कारपेट देखा होगा आप लोगों ने बड़े बड़े फंक्शंस में यूज़ किया, तो वो क्या फ्रिक्शन लेस होती है, थोड़ा थोड़ा उसमें फ्रिक्शन लेस नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना, लोग उस पर चलते हैं इसलिए थोड़ा फ्रिक्शन बनाया जाता है, उस पर खुरदरी होती है कहने का मतलब, तो इसका मतलब फ्रिक्शन, उसमें खुरदरी होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। समाचार पत्र की बात करें तो वो भी थोड़ा सा चिकना होता है ना, बहुत चिकना भी नहीं है, बहुत खुरदरा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बीच में हो जाएगा। अब देखो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सेलोफिन सीट सबसे ज़्यादा चिकनी है, तो ये पहले नंबर पे होगी, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन सबसे कम है। उसके बाद समाचार पत्र होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या होगा, कालीन आएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खुरदरी है ना। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, सेलोफिन सीट, तो पहला ऑप्शन तो पहले गलत, क्योंकि समाचार पत्र लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पे, देखो सेलोफिन सीट फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने समाचार पत्र रखा था, हो गया। कालीन की बात करें थर्ड नंबर पे, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में फ्रिक्शन हो रहा है, चलिए थर्ड ऑप्शन सही, खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 64 नंबर क्या कह रहा है, कोई पिंड रैखिकता मतलब एक रेखा में, एक सीधी रेखा में जा रहा है एक समान वेग से, ठीक है, गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पे निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा। तो हमें एक्स अक्ष पे क्या लेना है, टाइम लेना है, ठीक, टाइम ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहा है नीचे, इस गति का दूरी समय ग्राफ, तो टाइम यहाँ पे हो गया, दूरी क्या है, तो दूरी यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल। एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, क्या कहने का मतलब है, एक्स अक्ष ये हमारी होती है ना, एक्स अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। इस चीज जो हमने ये कही कि एक समान वेग से गतिमान है कोई पिंड, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा क्या, तो यहाँ पे एक समझने की कोशिश करते हैं, ऊपर क्या है, डिस्टेंस दी हुई है, यानी टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस बढ़ रही है क्या, कहीं ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रही है क्या, नहीं हो रही, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो उसके यार टाइम के साथ वो चलना भी तो चाहिए, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यानी वो आगे बस तो नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके हिसाब से भाई डिस्टेंस ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो ही नहीं रही है, जो चली गई दूरी है वो कहाँ बढ़ रही है इसमें, तो इसका मतलब है तो वो चीज़ बस तो रुकी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले की बात करते हैं, इस गति का वेग समय ग्राफ, तो यहाँ पे वेग समय ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे टाइम हो गया हमारा, यहाँ पे वेग बना लिया हमने, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वाई अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, तो वाई अक्ष यहाँ पे बना लिया। अब ये देखो ये ग्राफ होगा क्या, उस चीज का जो भी बताया उन्होंने, तो टाइम क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहे टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम इधर, जब टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, इधर उधर टाइम नहीं हो रहा है, कहीं आगे पीछे जा रहा है क्या, नहीं, टाइम कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। टाइम अगर नहीं बढ़ रहा है कोई वस्तु, टाइम ही नहीं बढ़ रहा है, टाइम बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है, या वहीं पे रुका हुआ है, तो उसके साथ वेलोसिटी बढ़ कैसे सकती है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। तो वेग, और फिर बात तो वहां पे कांस्टेंट वेग की बात करी है, और वेग यहाँ पे कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है ना, एक्सेलरेट हो रहा है तो वस्तु, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि टाइम और एक्स अक्ष के समांतर, दूरी की बात कर रहा है, फिर से डिस्टेंस यहाँ पे, और क्या है, वाई अक्ष के समांतर है ना, वाई अक्ष यहाँ लिया हमने, यहाँ पे डी और डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, फिर टाइम, यहाँ फिर टाइम कितना है, फिर टाइम कांस्टेंट है, भाई टाइम आगे पीछे नहीं हो रहा है ना, टाइम कांस्टेंट है, और डिस्टेंस चली गई, दूरी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या था कि वो उसका वेग बढ़ता चला जा रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, चली गई दूरी बढ़ती चली है। जब टाइम ही कांस्टेंट हमारा है तो वेग कैसे, चली गई दूरी कैसे बढ़ सकती है, या उसका वेग कैसे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा ना, तो यही भी कट हो जाएगा। अब देखते हो फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, टाइम है, यहाँ पे क्या है, वेग, वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बना दी हमने ये। तो ऐसा ग्राफ होगा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टाइम बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा भाई, टाइम यहाँ पे इस पे शो कर रहे हैं तो टाइम इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। टाइम के साथ अब यहाँ पे इस पे है ये कांस्टेंट शो कर रहा है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक तरीके से देखो यहाँ पे वेलोसिटी भाई ऊपर नीचे हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब जो वो कह रहा था कि समय के साथ भाई कोई वस्तु गतिमान है तो टाइम तो हो ही रहा होगा और एक समान वेग होगा। सिंपल, कितना सिंपल है यार। ऑप्शन सबसे फोर्थ ऑप्शन देखो, बिल्कुल सिंपल है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक समान वेग है, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो यही ऑप्शन सही हमारा है। आगे समझ में, बाकी 3 तो कट ही हो गए थे पहले ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं है ना। जो चीज़ हम मेन प्राप्त करना चाहते हैं उसके अलावा बाकी चीज़ें मिलती हैं, बाई प्रोडक्ट है वो हमारे। तो इसमें हमारा ये बाई प्रोडक्ट होता है कोक, है ना। कोक होता क्या है, कोक यार एक तरीके से आप कोयले जैसा कह सकते हो, बट कोयला नहीं होता है। कोयला खदान में पाया जाता है, खुदाई होती है उस चीज़ की। ये हमारा पेट्रोलियम के साथ निकलता है, ठीक है। ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो साथ में कुछ टुकड़े जैसा मिलता है, ब्लैक ब्लैक, है ना। मैंने कहा ना पत्थर जैसा, तो वो कोक होता है। वो भी एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है ना। फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, पैराफिन, मोम, बिटुमेन और स्नेहक तेल, ये चीज़ें हमारे मुख्य उत्पाद हैं। ये उपोत्पाद में नहीं, मुख्य उत्पाद कह सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारे पेट्रोल डीजल होते हैं इनके साथ में ये चीज़ें मिलती। चलो और बात करते हैं। 66 की बात करते हैं। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल और एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को, 3 चीज़ें है ना, कमरे में बंद कर देता है। और कक्ष का ताप कितना है, 30 डिग्री है। सुबह होने पर वह इन 3 वस्तुओं के ताप का रिकॉर्ड करता है। T1, T2, T3, तीनों का टेम्परेचर उसने नापा। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तो अगर भाई ये 30 डिग्री के टेम्परेचर पर तीनों चीज़ों को बंद करता है, क्या है, एक प्लास्टिक है, एक लकड़ी है और एक धातु है कोई, ठीक है। क्या है, हाँ धातु के चम्मच है। तो इसमें क्या, इसको जो ये जो ताप हैं उनमें क्या रिलेशन होगी, क्या तीनों का ताप बराबर होंगे, या कोई जो T3 यानी जो हमारा धातु का ताप है सबसे ज़्यादा होगा, बाकी का कम होगा, है ना, और या 2 का बराबर होगा। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है। देखो भाई यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। लोगों को लगता होगा कि भाई ये बोतल है, प्लास्टिक की है, उस पर क्यों उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है, लकड़ी है उसका टेम्परेचर तो कहाँ बढ़ता है, हम लोग तो पकड़े रहते हैं लकड़ी, है ना, एक साइड जलती रहती है, एक साइड पकड़े रहते हैं। तो देखो यार कुचालक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है, बोतल भी प्लास्टिक है वो भी कुचालक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में कोई भी टेम्परेचर डालिए, उस कोई किसी भी टेम्परेचर पे इस वस्तु को रख दीजिए और ये हमारी गर्म ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। गर्म होती है बट उसको टाइम लगता है। और यहीं पे धातु होती है, उसके कुचालकता जो चालकता होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अच्छा, अगर हम उस गर्म धातु के टुकड़े को छुएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी हमको पता चल जाता है। लेकिन लकड़ी भी उतनी ही गर्म होगी तो हमको पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जो धातु होती है उष्मा बहुत जल्दी कम टाइम में ट्रांसफ़र करती, तो हमको वो चीज़ गर्म या ठंडी लगने लगती है। लेकिन जो बाकी चीज़ होती है, प्लास्टिक होती है या हमारी जो लकड़ी होती है, वो हमारे अपना टेम्परेचर हमको उतनी जल्दी स्पीड से नहीं दे पाती है, तो हमको उसके टेम्परेचर का हमको पता भी नहीं चलता है ना। लेकिन ऐसी जब कंडीशन होगी, जब सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर में सब चीज़ को रखा गया है, तो सबका तापमान भी समान ही होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है ना। कितने लोगों का क्वेश्चन ये गलत होने वाला था, बताओ। अगली बात से गलत करना भाई, सब चीज़ बराबर होती है, सबका तापमान समान हो जाए। 67 की बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, शैवाल, कवक, राइजोबियम और वायरस या विषाणु। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ही तो है, हाँ ठीक है। मटर कुल का जो पौधा होता है, लेग्यूमिनेसी कुल की जो उनकी जड़ में रहते हैं, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, सबको पता है राइजोबियम, ठीक है। उसके अलावा जो वायरस होता है भाई, वो तो कुछ ही नहीं करता, वो तो दूसरों पे भैया डिपेंड रहता है, दूसरे के शरीर में रहेगा तो जिंदा है, ऐसे ही रख दो तो मर जाता है ना। वायरस के बारे में एक चीज़ पता है ना, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी बोलते हैं इसको। तो ये अपना भाई, इसको प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब नहीं है। राइजोबियम है, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो पेड़ से लेता है अपना, वहीं से रहना, उसको खाना पीना सब मिलता है वहीं से, ठीक है।
बात करते हैं कवक की। कवक क्या होते हैं और शैवाल क्या होते हैं। शैवाल की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग, अगर देसी भाषा में हम लोग अगर आसपास में देखते होंगे, वो होता है क्या बोलते हैं, काई, काई वगैरह होती है ना, उसी को बोलते हैं शैवाल। और उसके अलावा जो कवक होते हैं, जो हम लोग मशरूम वगैरह खाते हैं, वो मशरूम होते हैं। तो देखो मशरूम वगैरह होते हैं धूप में ख़राब हो जाते हैं केवल बरसात के मौसम में ही, क्योंकि भाई ठंडी भी उनको चाहिए होती है हल्का, और नमी भी चाहिए होती है, वो दोनों चीज़ें मिल पाती हैं, तो ये कवक तभी निकलते हैं। बाकी सर्दी जब ठंडी वो गर्मी आती है वो सब चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी धूप से उनको दिक्कत। शैवाल ही जो होते हैं, है ना, वो ग्रीन ग्रीन होते हैं, उनमें ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनका भोजन बना पाते हैं। कौन? शैवाल। और शैवाल क्या होते हैं हमारे, एक तरह की काई होती है, बड़ी काई भी होती है, छोटी छोटी काई भी होती हैं, हम लोग के समंदर वगैरह में भी होती हैं। ठीक है, चलो हो गया ना, आ गया समझ में। 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं से के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन देखते क्या है, सफ़ेद फर, चपटे पैर और त्वचा के नीचे वसा की परत। अच्छा, त्वचा के नीचे वसा की परत का होने का क्या मतलब है? वो क्या करते हैं भाई, खाना वाना खाते हैं, उनकी चर्बी जो किनारे किनारे की जो परत होती है, फैट बढ़ जाता है। वो क्या है, जब वो उसमें जाते हैं, क्या नाम है, शीत निद्रा में जाते हैं, शीत निद्रा में वही फैट जब बर्न होती है तो उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है। उसके अलावा इस फैट की वजह से उनको ठंडक भी, थोड़ी सी ठंडक से भी उनको राहत मिलती है। बात करें चपटे पैर की, तो चपटे पैर यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि भाई ना तो उसके चपटे पैर होते ही हैं, और दूसरी बात है चपटे पैर होंगे तो उसको बड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि फर्श की तरह चिकने वहाँ पे भाई फर्श उसकी क्या होता है यार, बर्फ़ है ना, बर्फ़ क्या है, बहुत चिकनी है, उस पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से चपटे पैर उसके नहीं होते, तो वो वहाँ पे अनुकूलन नहीं करता इस वजह से। सफ़ेद फर का क्या मतलब है, हर चीज़ का एक डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने हर चीज़ अलग अलग पढ़ी है इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि भाई कोई भी ऑप्शन ये सही है, हाँ सही है, ऐसे नहीं बताता, मैं डिटेल में बताता हूँ। सफ़ेद फर होने का क्या मतलब है, सफ़ेद फर और वहाँ पे बर्फ़ कैसी होती है, सफ़ेद। तो वो क्या होता है, जब भाई दोनों सफ़ेद हैं तो वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं, या इससे बड़े जानवर जो होते हैं वो शिकार करने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, तो वो छुप जाता है एक तरीके से, है ना। और जो शिकारी होता है, जो शिकार करने आता है इनका, वो धोखा खा जाता है और इनको ढूंढ ही नहीं पाता है। तो ये क्या है, उनके लिए अनुकूलन की अवस्था है ना, वो अनुकूल है भाई, ऐसे मौसम में अपने आप को बचाने के लिए भी अनुकूल हैं। सफ़ेद जो बाल हैं उसके इसलिए काम आते हैं, उसके अपने आप की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, चपटे पैर यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बात करते हो, सफ़ेद फर तो उसके काम आते ही आते हैं, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून। ठीक है, ये भी होता है, जो ध्रुवी भालू होता है इसमें ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने फोटोज़ वगैरह में देखा होगा। तो मुड़े हुए पैर, जो लंबे और पैने नाखून का क्या मतलब होता है कि भाई इतनी ज़्यादा चिकनी वो है, समतल है और चिकनी भी है, तो उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं, बर्फ़ में अपने पैर घुसाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको चलने में बड़ी मदद मिलती है, रपटते नहीं है कभी, नहीं फिसल गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये उनको अनुकूल करती हैं। और त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत, ये तो उनके काम आती ही आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा ना, एक एक बता दी हर चीज़ डिटेल में। मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो हमारा ऑप्शन होगा सही, सेकंड ऑप्शन, तीनों चीज़ें उसके काम की हैं। सफ़ेद बाल चपटे पैर यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सूंघने की तीव्र शक्ति, शायद लोग कहते हैं कि हाँ भालुओं की जो है सूंघने की तीव्र शक्ति होती है, लेकिन चपटे पैर फिर नहीं होता है, तो चपटे पैर की वजह से हम गलत कर देंगे इसको भी। थर्ड सेकंड ऑप्शन सही है। आया समझ में ना। ये मत देखिए कि मैंने कितना यहाँ पे टिक कटिंग बटिंग कर रखी है, जो मैं कह रहा हूँ बातों पे ध्यान देंगे, सब समझ में आएगा डिटेल में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 की बात करते हैं, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो भाई ये चीज़ है ना, हम भाई चेक तो कर नहीं सकते इसको ऐसे ही, तो जो चीज़ लिखी है उसको हमें समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। देखो दूध में क्या होता है, प्रोटीन होती है, उसमें होता है कैल्शियम और उसमें होता है विटामिन डी, उसके अलावा इसमें से बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे लीजिए आप, जो चीज़ भाई याद करने लायक है तो उसको तो हमको याद कराना ही पड़ेगा। क्या थोड़ा सा ट्रिक देखो, दूध हमारे हड्डियों के लिए बहुत मजबूत जरूरी है, क्या, क्योंकि भाई वहाँ से हमको कैल्शियम भी मिल रहा है, प्रोटीन हमारे मांस के लिए, जो हमारे शरीर में जो शरीर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, प्रोटीन मिल जाती है दूध से। हड्डियों के लिए, हड्डियों के रिलेटेड जो हमारी कैल्शियम है वो भी मिल जाती है, विटामिन डी वो भी हड्डियों के लिए ही हमारे आवश्यक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ से हमें कहाँ से मिल जाती हैं, दूध से मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन ए नहीं होता है, यहाँ पे आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आज समझ में। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की।
पूतिरोधी, पूतिरोधी क्या होता है यार? रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक की बात कर रहा है, के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलेन में कौन सी अधातु होती है ना? तो जब हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं घाव लगने पे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम जब अभी चोट लगे, कभी चाहता नहीं हो कि चोट लगे, लेकिन फिर भी जब किसी को लगाइएगा तो ध्यान देके सोचिएगा कि यार कौन सा इसमें अधातु यूज करी गई है। इससे क्या होगा, आप लोग को याद होगा, चीज़ें रिलेट करोगे रियल लाइफ से तो चीज़ें याद होंगी। यही चीज़ तो कहता है यार एनसीएफ हमेशा कि चीज़ों को रिलेट कराओ तभी आएगा। तो क्या है, जब घाव आएगा तो हमको लगाना पड़ेगा आयोडीन, है ना। तो हमारे जो जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम आती हैं क्या होता है, उनमें आयोडीन यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसका विलेन बनाया जाता है तो बैंगनी रंग का कलर आता है, ठीक है। और ये क्या है, अधातु है, धातु नहीं अधातु है, आयोडीन, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं की बात आए, इसका मतलब है इन चार में से तीन तो सही होंगे ही होंगे, तीन जो हमारे ऑप्शन होंगे वो सही होंगे ना, एक जो होगा गलत होगा, और उसी गलत को हमें पकड़ना है, ठीक है। चलो कैसे पकड़ेंगे देखते हैं। वायु में भार होता है, बिल्कुल होता है, तो ये चीज तो हमारी सही है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, तो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है क्या? गलत। मृदा में वायु उपस्थित होती है यार, मृदा हवा कहाँ नहीं है, हवा तो हर जगह है, तो मिट्टी के अंदर भी हवा होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पे उसने कह दिया है कि मिट्टी में हवा नहीं होती, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसको यहाँ पे टिक लगा लीजिए। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है यार। अगर जल है तो वायु के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता, वरना बादल कैसे बनेंगे, ऊपर नीचे कैसे आएंगे, बरसेगा कैसे, ठीक है। तो ये इसकी बहुत आवश्यकता होती है। वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल घेरती है। तो मैंने क्या कहा, तीन चीज़ें सही हैं, देखो एक सही है, दूसरा सही है, और ये तीसरा सही होगा। कौन सा गलत था? यही वाला, और यही हमसे पूछा कि कौन सा गलत है भाई, सेकंड ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? ऐसे करने की कोशिश करेंगे वरना कभी गलत नहीं होगा, है ना, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ करिएगा, आसान होते हैं लेकिन फिर भी। 72 की बात करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र, यहाँ पे पाचन तंत्र दिए गए हैं, उसके नीचे दिए गए कार्य, यहाँ पे स्तंभ बी में कार्य दिए गए हैं। चलो मिलान करते हैं, आ जाओ। मिलान में क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है यकृत। यकृत क्या होता है? लीवर। लीवर के बारे में आज सबसे पहले चीज़ क्या होती है आप लोग को पता होगा, सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे शरीर के, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर है। फोर्थ ऑप्शन देखो मिल रहा है, ठीक। अमाशय की बात करें, पेट होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। पित्ताशय की बात करते हैं। पित्ताशय क्या करता है, केवल उसका एक काम है पित्त रस को स्टोर करना, बस, इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है शरीर में। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पित्त रस संचयित होता है या स्टोर होता है, ठीक है ना, इसको मिला दिया हमने। अग्न्याशय क्या करता है भाई, अग्न्याशय का काम यही है पाचक रस को मुक्त करना। कहाँ पे? क्षुद्र रस में, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। तो अग्न्याशय क्या करता है, छोटी आंत में पाचक रस मुक्त करता है, काम इसका हो गया। अब कौन बचा? अमाशय बचा। अमाशय क्या होता है? अमाशय को हम सिंपल पेट बोलते हैं, खाना हमारी जो ग्रासनली होती है उससे, या ग्रसनी जिसको बोलते हैं, उसके बाद सीधे सीधे खाना कहाँ जाता है हमारा? अमाशय में ही जाता है, ठीक है। तो अमाशय में जाती ही प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है। आए समझ में? सब चीज़ हो गई। अब मिलाते हैं ऑप्शन, ए का 4 से मिलाना है। देखो ए का 4 से, ए का 4 से मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है ए का 4 से वाला। मतलब अगर आपको इसमें से एक ही चीज़, पहला ऑप्शन ही बहुत अच्छी तरीके से पता होता तो आपका सिंपल क्वेश्चन पूरा का पूरा सही होगा, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, है ना। तो थोड़ा पढ़ते रहिए यार, ऐसे कैसे काम चले, कभी ना पढ़े। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 73 क्या कह रहा है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई कौन सा कथन सत्य है? सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम पादप कोशिका की चित्र बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, ऐसा कुछ बनता है ना, याद करो पादप कोशिका। और अब जब हम उसकी बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो गोल गोल बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी की कोशिकाओं की आकृति गोल नहीं होती है। इसकी मान लो जंतु कोशिका गोल है, ये चौकोर है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सत्य और असत्य ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान रखा करिए। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, कोई भी एक ऊतक है उसमें कोशिकाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही चीज है ये। क्यों? क्योंकि ऊतक की परिभाषा यही कहती है यार, एक ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी सही है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में
कोशिकाओं का आकार या साइज समान होता है। क्या मतलब, जैसे कि हम लोग का शरीर है पूरा फुल व्यवस्थित है होता है, जो मनुष्य का शरीर है पूरी तरह से विकसित कहा गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एक ही प्रकार की कोशिका है? नहीं है, बहुत सी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना। हर काम के लिए अलग टाइप की कोशिका की आवश्यकता होती है, इसलिए भाई कोशिकाएं भी अलग अलग टाइप की होती हैं एक शरीर में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि समान होती हैं, सबका आकार समान नहीं होता है। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है? ऐसा भी नहीं है। केंद्रक कुछ में होता है, जो हमारी दो टाइप की सेल्स होती हैं, आप याद करोगे, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है केंद्रक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है ना, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नहीं पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में डिटेल में मैंने सोचा बता देता हूँ, आपके काम ही आएगा, है ना। सभी ऊतकों में एक ही टाइप की कोशिकाएं समान होती हैं। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किनका उसकी जनन विधा से सही मिलान किया गया है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, इस प्रकार से मिलान करना है। ईस्ट क्या है? ईस्ट, आलू, शैवाल और कवक, इनमें किस प्रकार से जनन होता है, इस चीज़ की बात करिए। देखो, तो ईस्ट जो होता है इसमें होता है मुकुलन, है ना। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ईस्ट में होता है मुकुलन, किस प्रकार से? जैसे कि ये ईस्ट हमारा है, इससे क्या होता है, एक बर्ड निकल आता है ना। तो इससे इसी प्रोसेस को बर्डिंग ही बोलते हैं। मुकुलन क्या है? बर्डिंग होती है। तो इससे क्या होता है, एक नई पूरी एक ईस्ट बन जाती है या सेल बन जाती है ईस्ट की। ठीक है, तो ये हमारा मुकुलन हो गया। आलू की बात करें तो ये होता है हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कैसे? जैसे कि ये आलू होता है, आलू में हमारा ये आँख निकलती है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से वो बने होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको कट कर लेते हैं। जैसे ये इसको कट कर लिया, ये ऐसे कट कर लिया, ये अपना अलग हो गया। तो इन जहाँ से कट करते हैं, इनको अलग अलग मिट्टी में दबा के इनको यहाँ से फिर वो नया पेड़ निकल आता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कायिक प्रवर्धन, इसको बोलते हैं। कट करके जब हम नया पेड़ उगा देते हैं। शैवाल की बात करें, देखो शैवाल में क्या होता है, शैवाल मैंने बताया था अभी, जो काई होती है उसको बोलते हैं। काई टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनमें बहुत से प्रकार का, शैवाल में बहुत से प्रकार का विभाजन होता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन भी इसमें होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें खंडन हो जाता है, और लैंगिक जनन भी होता है इनमें। तो यहाँ पे शैवाल की बात करें तो खंडन हो जाएगा यहाँ पे। अगर कवक की बात करें, जो हम मशरूम वगैरह होते हैं, तो कैसे वो हो जाता है, मशरूम की जब खेती की जाती है तो इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर ही बोलते हैं ना शायद, एक मिनट रुकिए बता देता हूँ। हाँ, स्पोर बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन स्पोर से ही इस चीज़ को नया कवक निकल आता है ना। जैसे कि ये हमारा मशरूम है, तो इसमें कुछ चीज़ें निकल आती हैं छोटे छोटे से करके, तो इससे नया अपना वो निकल आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु कहते हैं। स्पोर बोलो या बीजाणु बोलो। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। आलू में हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। शैवाल में हमारा खंडन होता है, या और भी प्रकार की चीज़ें इसमें लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। कवक की बात करें तो बीजाणु से होता है। ठीक है, कवक मशरूम की जब खेती करो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो उनके पास बीजाणु होते हैं, उसी से निकलता है, या अपने आप भी कभी कभी निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से अगर हम मैच करें तो कौन सा हो जाएगा, ए का 4 में जाएगा। ए का 4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, ए का 4, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका मतलब सही है हमारा, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय में उत्तरदायी हैं? कौन कौन से हैं? ये बहुत बार, 1000 बार क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, जो CO होती है। इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं, आप लोग को पता है। कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यही तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अम्लीय वर्षा का ओजोन क्षरण से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इरेलेवेंट, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, युवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, 76 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी मतलब जो एक दूसरे से फैल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, रक्तक्षीणता, एनीमिया नहीं फैलता है। स्कर्वी भी शायद नहीं फैलता है। अतिसार और हैजा, है ना, हैजा तो 100% फैलता ही फैलता है, अतिसार में भी नहीं फैलता, ये भी फैलता है ना। चलो ठीक है। मियादी बुखार, टाइफाइड क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया उससे फैलता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। अब बात करते हैं कंटामिनेटेड का मतलब दूषित, है ना। मलेरिया की बात करें तो क्या बोलते हैं, मलेरिया ये फैलता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से,
है ना। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मच्छर के काटने मादा एनीफिलीज मच्छर उसे काट के फैलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा फैलने वाला हो गया। मियादी बुखार भी फैलने वाला हो गया। रक्त छीड़ता, है ना, रक्त छीड़ता एनीमिया नहीं फैलता है। स्वाइन फ्लू ये भी फैलता है, बट मियादी बुखार फैलता है बिल्कुल, स्वाइन फ्लू फैलता है, मलेरिया भी फैलता है और पोलियो भी फैलता है। पोलियो का वायरस होता है पोलियो वायरस, उसको कुछ एक नाम और भी है उसका, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, है ना। तीनों चारों चीज़ें इसमें फैल रही हैं। हाँ, मियादी बुखार यानी टाइफाइड भी फैलता है, साल्मोनेला टाइफी, स्वाइन फ्लू H1N1 आप सबको पता है, मलेरिया, और मलेरिया को क्या मैंने बताया था अभी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, पोलियो का खुद का वायरस होता है, ठीक है। हो गया। डायबिटीज़, यहाँ पे रक्त छीड़ता, ये दो चीज़ें नहीं फैलती हैं, हो गया ना। संचारी की बात करें तो थर्ड मिल ही गया यार। चलो आगे चलते हैं, है ना। चलो 77 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है उसकी बात कर रहा है, विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। चारों ऑप्शन पढ़ो पहले। विज्ञान हमेशा स्थायी है, सोचिए, क्या विज्ञान हमेशा स्थायी है? चलो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, क्या विज्ञान जो है संदेह को बढ़ाता है? कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल संदेह को खत्म करता है यार। विज्ञान बिल्कुल चीज़ों को क्लियर कर देता है, क्लियर कट कर देता है कि भाई ये चीज़ है तो है ना, ऐसे ही तो करता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है ना, ये सही चीज़ है हमारी। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। क्यों भाई? ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि हमको एक चीज़, एक नियम खोजो, उसके आगे हज़ारों चीज़ें हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं कि अच्छा बेटा ये भी फील्ड है रिसर्च करने की, ये भी फील्ड है रिसर्च करने की, है ना। तो क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हो इसको, ठीक है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो ये चीज़ें तो डाउट कर रही हैं, विज्ञान अस्थायी है या स्थिर है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम लोग को ये लगता है कि ना, कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है कि विज्ञान तो बहुत भौकाली चीज़ है, ये तो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दे रही है। तो ये क्या है, एक विज्ञान का ज्ञान स्थायी कह सकते हैं, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन देखिए ये ऐसा होता नहीं, इसका जो नेचर है वो अस्थायी है। इसका नेचर क्या है, वो अस्थायी है। क्यों? क्योंकि जब कोई नया नियम या नया सिद्धांत आता है तो उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। पहले जो सिद्धांत था उसके हिसाब से चल रही थी अभी तक, अब उसको, इस सिद्धांत को कोई कट कर दे, नया सिद्धांत कोई आ जाएगा तो चीज़ें सब बदल जाएंगी ना, सभी चीज़ें इसके हिसाब से चलने लगेंगी। जैसे कि आपसे ये बोलूँ कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके निर्माण किससे हुआ, सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है ना। कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो उसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करती है, लेकिन हम लोग सही मानते हैं। क्या ये चीज़ सही है या नहीं है अभी सब किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी ये चीज़ मानी जा रही है। अभी कोई नया सिद्धांत आ जाए इससे भी बेटर सिद्धांत कोई आ जाएगा तो क्या करेगा, हम लोग उसको सही मानने लगेंगे, इसको हम कट कर देंगे, यही चीज़ है ना। तो क्या कहते हैं कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये चीज़ बिल्कुल सही है हमारी, अब आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो विज्ञान एक अस्थायी है नेचर में, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है, गलत है। विज्ञान को अगर हम स्थिर मान रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमारी NCF में भी दी हुई हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। विज्ञान गलत पूछ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दो ना यार, गलत जो संदर्भ में सही नहीं है, तो ये चीज़ हमारी सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, ठीक है, विज्ञान अस्थिर है। आया समझ में। 78 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? इन चार चीज़ों में किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता आती है विज्ञान से, बिल्कुल सही बात है भाई। क्लास में एग्जाम कराने हैं, कैमरे लगवा दिए, अब क्या कर लोगे, निष्पक्ष होकर एग्जाम हो रहा है ना, निष्पक्षता आती है, सही बात है। किससे? विज्ञान के कारण आ रही है। विज्ञान के कारण ही हमारा दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक होता चला जा रहा है, विज्ञान के कारण ही हमारा जो स्वभाव भी है वो भी वैज्ञानिक होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक ढंग से हम सोचने की कोशिश करते हैं और वैज्ञानिक ढंग से ही देखते हैं चीज़ों को, है ना। नज़रिया हमारा बिल्कुल साइंटिफिक हो गया है, हम ये नहीं है पुरानी रूढ़िवादियों को भागते चले जा रहे हैं, स्वभाव भी उसी टाइप से हम बिहेव भी करते हैं लोगों के सामने, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, स्थायी मानस जो प्रवृत्ति हमारी है इस पर जो है हमारा साइंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारी स्थायी मानस प्रवृत्ति है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, देखते हैं, स्टैटिक माइंडसेट, है ना। जो हमारा माइंडसेट है उस पर हमारा, इस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है अभी। तो हमारा कौन सा ABC सही होगा हमारा, देखो ABC, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 में क्या कह रहा है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए डैश, कैसी होनी चाहिए, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है। चलो ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना,
हमेशा सीटेट की या किसी भी यार विद्यालय की बात करो तो बच्चे को हमेशा सीखने के अनुभव मिलने चाहिए। अनुभव मिलते रहेंगे, बच्चा सीखता रहेगा, किताब की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन तो शिक्षक को, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है शिक्षक के लिए। क्या करे वो, अब अनुभव प्रदान करता रहे। 62 अगला ऑप्शन की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, सॉरी, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण देना। ठीक है, ये तो वो सेंटेंस कभी कभी समझ में नहीं आता। उत्पाद आधारित शिक्षण सामग्री यानी ऐसी शिक्षण सामग्री दी कि बच्चा उत्पाद बनाने लगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। यार मैन्युफैक्चरिंग का हमको कोई मजदूर थोड़ा बनाना है कि एक चीज़ बनाना सीख गया तो वही बनाता रहे जिंदगी भर, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ज्ञान भरना उसके अंदर होता है, तो ये चीज़ हमारी नहीं होगी। एक स्किल की बात कर रहा है एक तरीके से, है ना। उत्पाद आधारित शिक्षण का मतलब है एक चीज़ सिखा दी उसको कि बेटा ये ऐसी चीज़ बनाई जाती है, सीख लो, नहीं ऐसा नहीं सिखाना होता है, हमें ज्ञान निर्माण की बात होता है। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन। थर्ड की बात करें, क्या कह रहा है, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में मार्गदर्शन छात्र का मार्गदर्शन। भाई रटने की बात कर रहा है, रटने में तो मार्गदर्शन बिल्कुल ही नहीं करना है, कट। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। क्या कह रहा है कि उच्च क्षमता वाले प्रश्नों के निर्माण की बात, ये चीज़ नहीं है, है ना। ये नहीं है कि बच्चे उच्च क्षमता वाले प्रश्न को हल कर लें, केवल प्रश्न हल करने की बात ही नहीं है भाई। बात यह है कि बच्चे के अंदर वो चीज़ें हों कि वो अपने आप चीज़ों को बनाए, सही करे, सुधारे, लोगों को समझाए, खुद समझे, है ना। इस टाइप की चीज़ें, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें सही हो सकती हैं, है ना, रटना और ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा, ज्ञान का निर्माण करो। यार जो मेन चीज़ है, मुद्दे की बात यही है कि ज्ञान का निर्माण करो, अनुभव प्रदान करो उसको, है ना। चलो पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक विज्ञान शिक्षा है। किस प्रकार की विज्ञान शिक्षा होती है, ये समझने की कोशिश। ये किसके अनुसार है, एनसीएफ 2005 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आएगा, ध्यान रखिए। सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली है। जो हमारी एनसीएफ कहती है वो कहती है जो विज्ञान की शिक्षा हो, जो सीख रहा है उसके लिए सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ये सही है कल वो सही है, ऐसा नहीं, है ना। तो ये चीज़ें सीखने वाले के लिए थोड़ी थोड़ी सी सही भी होनी चाहिए। जो चीज़ बदलेंगी वो चीज़ बाद में बदलेंगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, है ना। तो लेकिन सीखने वाले के लिए क्या मतलब, कैसे आपने सिखाया कोई चीज़, बाहर जाता है तो वो उस ज्ञान का उपयोग कर सके, वो देखे कि यार सच में ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, यही चीज़ मैंने बताई ना। बाहर निकल के जब वो देखें तो उसके लिए भी पर्यावरण के प्रति वो चीज़ों को रियल लाइफ में होता देखेगा तो वो चीज़ समझ में उसके आएगी, वो चीज़ उसको सही लगेगी। तो विज्ञान सीखने वाले के लिए और पर्यावरण के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची हो। इसका मतलब अगर मैं बताऊं कि आपको ये हो सकता है कि शिक्षक जो अपने माइंड में सीखता है, उस शिक्षक को अपने माइंड में जो चीज़ पता है, शिक्षक ने मान लो अपना अलग ही कॉन्सेप्ट बना लेती है, यार ये चीज़ ऐसे होती है, जवाब में साइंस को नहीं मानता, अपने तरीके से जब वो कहने लगे कोई चीज़, किसी चीज़ को, है ना, तो वो चीज़ गलत जाएगी। शिक्षक के लिए नहीं, सीखने वाले के लिए प्रति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, सीखने वाले के लिए और शिक्षक के लिए। क्या है यार, कहने का मतलब है शिक्षक हमेशा ही हम लोग को क्या है, एनसीएफ हमेशा ही शिक्षक को ही लेके पकड़ लेता है ना। यहाँ पे भी उसने वही कर दिया एक तरीके से। थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करिए ना, शिक्षक के प्रति सच्ची नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया अभी, है ना। शिक्षक ये नहीं है कि कुछ भी सोच रहा है अपने मन में वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करे हमेशा बच्चे को, नहीं ये चीज़ सही है, नहीं, अपने तरीके से नहीं, जो चीज़ है वो चीज़ सही होनी चाहिए। विज्ञान की प्रति सच्ची होनी चाहिए, है ना, विज्ञान की प्रति सच्ची होनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो, विज्ञान का मतलब एक तरीके से खोज और ये जो प्रोसेस होती है, 5-6 स्टेप आप लोगों ने पढ़े ना विज्ञान के, वो सब चीज़ें विज्ञान में होनी चाहिए, इस तरीके से सच्चाई आए। अभी 3 ऑप्शन हमारे जो ए, बी और डी में कोई नई चीज़ नहीं है यार, केवल सिंपल बातों में उसने घुमा दिया है ना। और ये चीज़ें एनसीएफ में डायरेक्टली मैंने खुद लिखी हुई हैं। विज्ञान सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें एनसीएफ में है तो ये चीज़ हमको सही माननी है, ए बी डी पहला ऑप्शन। थोड़ा सा ज़्यादा मैं समझा देता हूँ ना शायद, इसलिए क्योंकि याद हो जाए। ठीक है, चलो 81 की बात करते हैं। बच्चे अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक क्या है, संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित
होगी। अरे कहने का मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या है कि ये सर्वे कराने के लिए बोला गया कि बच्चों को कि वायु प्रदूषण के बारे में जाओ पता करो, जाके लोगों से संचालन करो आगे जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, किससे रिलेटेड है? क्या बच्चे जब जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो याद करने से संबंधित है क्या? नहीं है। बोध से संबंधित है? नहीं, सॉरी कट नहीं कर सकते इसको, बोध करने से संबंधित में भी हो सकती है, थोड़ा सा अभी देखते हैं, डाउट हो रहा है इसमें मुझे। सर्जन करना, अनुप्रयोग करना, अभी क्या कहा है, बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं गया यार वायु प्रदूषण के बारे में, वो जा रहा है सर्वे कर रहा है। जब वो लोगों से पूछे कि सर वायु प्रदूषण का क्या कारण आप लोग के एरिया में है, तो क्या बताएंगे? बच्चे को नहीं पता था, उन्होंने क्या बताया, दिया ये चीज़ बेटा यहाँ से फैल रहा है, यहाँ से गंदगी हो रही, वहाँ से गंदगी हो रही। तो क्या कर रहा है वो? सर्जन कर रहा है। किस चीज़ का? ज्ञान का सर्जन कर रहा है। इस तरीके से कह सकते हो कि वो खुद ही चीज़ों को सीख रहा है ना, शिक्षक नहीं सिखाया, बच्चा खुद सीख रहा है, तो सर्जन कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण या अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? समझ पा रहे हैं? कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण या अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है? भाई शामिल करने की बात कर रहा है विज्ञान शिक्षा में, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना। विज्ञान की पुस्तक पढ़ाने से क्या वो विज्ञान की कक्षा में या किसी चीज़ में क्या है, अधिगम में सीखने वाला शामिल हो जाएगा क्या? नहीं। कठिन बिंदु, छात्रों को कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, भाई क्या कठिन बिंदु स्पष्ट करने से शामिल हो जाएगा? ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, क्या कह रहा है, वही चीज़ उसने क्वेश्चन में कही है, वही चीज़ उसने ऑप्शन में दे रखी है, वही चीज़ सही भी है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने का कार्य करना। अगर अधिगम की बात करनी है तो भाई सीखने की बात करो, उससे सीखने में जोड़ो उसको। यही चीज़ तो उसने क्वेश्चन में रिपीट करी है यार, क्या नया पूछ लिया उसने? कुछ नहीं, यही चीज़ सही है। देखो, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। भाई छात्र आकलन तो करते ही है, लेकिन क्या है यार, यहाँ पे आकलन की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। बच्चे को अधिगम में शामिल करने की बात हो रही थी, यहाँ पे आकलन की कोई बात नहीं, तो डी ऑप्शन तुम्हारा ऐसे नहीं है। थर्ड ऑप्शन आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 83, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? प्रकाश के परावर्तन हमें पढ़ाना है तो कौन सी सबसे चीज बेटर रहेगी, ये कहने का मतलब है। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, भाई एनिमेटेड वीडियो दिखा दो बच्चे को। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। तो ये चीजें ठीक है, चार्ट अच्छी चीज है, एनिमेटेड वीडियो भी अच्छी चीज है। आगे देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या है, कहता है, कभी आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, सोचते सर ये भी तो सही है, सर ये भी तो सही है। सही तो सब कुछ है, हमें क्या है, सबसे बेटर ढूंढना है। कभी भी जब आंसर होता पूछता है कि ये नहीं पूछता कि सही पे टिक लगाइए, वो कहता है सबसे बेस्ट पे टिक लगाइए, है ना। तो हमें बेस्ट ढूंढना है, सही तो पहला दूसरा भी है। सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। समझ रहे हो आप लोग? कह रहा है कि एक्ट करना, उसने प्रैक्टिकल कर लिया। भाई सफेद कागज दे दिया, उस पे बच्चे से एक किसी दूसरे बच्चे से क्या कर दिया, प्रकाश का परावर्तन करवा दिया, दिखा दिया रियल लाइफ में करवा के, भाई ये प्रैक्टिकल है ना, असलियत में। अब क्या होगा, उसका निष्कर्ष निकलवा दो। भाई इससे अच्छी तरीके से कोई है आइडिया आपके पास बताना? प्रकाश का परावर्तन सिखाना, इससे बेटर आइडिया दे सकते हो क्या कोई? नहीं। एनिमेटेड वीडियो में बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, वो भी चार्ट दिखा रहा है, बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है ना, बच्चा खुद जनरेट कर रहा है, चीज़ को सर्जन कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है, यही सही है, थर्ड ऑप्शन। आया समझ में? संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, बंद उत्तर वाले क्या मतलब है, बच्चों को एक जिसका फिक्स आंसर हो, है ना। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं, सिंपल। भाई इसमें क्या कोई कुछ पूछ रहा है क्या, कोई नई चीज़ बता सकता है बच्चा अपनी तरफ से? नहीं बता सकता है। तो हमें बंद आकृति के नहीं पूछने चाहिए, पहली बात तो। चलो हो गया ना। चलो 84 की बात करते हैं। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण भैया क्यों घुमा ले जाना है? यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। थोड़ा सही लग रहा है ना? ठीक है। इसका संचालन आसान है। भैया क्षेत्र पर बच्चों को घुमाना ले जाना क्या आसान चीज़ है ना? भैया आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चो तो हमारा गलत हो जाएगा। यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। क्या मतलब है, बच्चे को घुमाने ले जाओगे तो वो क्या करेगा, चीज़ों को याद करेगा, रटेगा, इकट्ठा कर लेगा, अच्छा ये चीज़ वहाँ भी, ये चीज़ वहाँ, नहीं करता है, लेकिन वो चीज़ों को समझता भी चलता है साथ में। यह सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है ना। तो देखो सभी ऑप्शन, इसको छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी देखो वही चीज़, एक चीज़ आप समझ जाओ ना यार, सर्जन करना,
ज्ञान का निर्माण अगर पियाजे को समझ लिया ना आपने, तो 1000 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे आपके। यह अपने हाथ से कार्य के अनुभव प्रदान करता है। बच्चा खुद करके देखता है, वहाँ पे भ्रमण पर जाता है तो चीज़ों को छूता है, देखता है, पढ़ता है, समझता है, टीचर से पूछता है ना। तो क्या है वो अपने हाथ से अनुभव प्रदान मिल रहा है उसको। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है, खत्म। 85 की बात करते हैं। निम्न में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये मैंने पढ़े रखे हैं इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? ठीक है, पोर्टफोलियो में बच्चे की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल, यहाँ तक कि बच्चा दिन में किस एक्टिविटी में भाग लिया, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, सब चीज़ लिखी जाती है ना। पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाल केंद्रित आकलन के लिए। ठीक है, अवधारणा मानचित्र मैं पहले भी कई से बात बता चुका हूँ। अवधारणा कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है या टीचर किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते, वो क्या करता है कि भाई ये चीज़ बनाई, हम लोग मैपिंग करते हैं ना। अच्छा, ये चीज़ है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, आकलन की बात कर लूँ मैं, ये आकलन है, आकलन से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें होती हैं भाई, ये एक्टिविटी कराई, वहाँ पे बच्चे के नंबर देखे हमने, उसको समझाया, वो कर। तो ये क्या, जब हम ऐसी ग्राफ बनाते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ बनाओ आप, ऐसा नहीं कि आकलन की बात है, कोई भी टॉपिक लो आप पढ़ो, जब इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो क्या करते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते चलते हो ना। जब हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं, जो इस प्रकार का ढांचा बनता है, इसी को मैप बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मैप या अवधारणा मैप बोलते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा अब तो। पेपर पेंसिल परीक्षण। पेपर पेंसिल परीक्षण क्या मतलब है? सिंपली एक कह सकते हो कि टेस्ट ले लेना बच्चे का। भाई बाल केंद्रित शिक्षण आकलन में, बाल केंद्रित आकलन में पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता, तो कराते तो हैं ही हम लोग, वो बात सही है, लेकिन ये बाल केंद्रित नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, जर्नल लिखवाना। ये ऑप्शन मैंने जब देखा तो मुझे दिमाग खराब हो गया था यार, जर्नल लिखना यहाँ पे सही कैसे मान लिया, सीटेट ने इसको सही मान रखा है। फिर मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो जर्नल लिखने का मतलब ये होता है कि एक तरीके से पत्रिका लिखना, है ना। तो ये होता है कि टीचर भी जर्नल लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं। उससे होता क्या है कि जो जैसे बच्चे जर्नल लिखेंगे, पत्रिका लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, टीचर के पास सब चीज़ें पहुंचती हैं, और वो जो बच्चा क्लास में नहीं बोल पा रहा था, जो चीज़ बच्चा क्लास में नहीं कह पा रहा था टीचर से, या जो चीज़ नहीं पूछ पा रहा था, वो किससे कहेगा, जर्नल के थ्रू, अपनी पत्रिका के माध्यम से टीचर से कह पाएगा, पूछ पाएगा, समझ पाएगा। आया ना। तो ये जर्नल का मतलब हुआ, ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई रिसर्च पेपर टाइप का करने की बात हो रही, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट साधन है हमारा किस चीज़ का, आकलन का। कौन चीज़? जर्नल लिखना, है ना, जर्नल राइटिंग। तो कौन कौन सा हमारा सही हो गया? पोर्टफोलियो हो गया, कॉन्सेप्ट मैप हो गया, और जर्नल लिखना। ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बाल केंद्रित आकलन के लिए। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी को छोड़ के बाकी A B D सही है। देखो कौन सा सही है, A B D सेकंड। भाई इतना डिटेल में ना यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई पेपर कराता ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने पेपर कराने स्टार्ट किया कि भाई मैं पढ़ाऊँ डिटेल में आपको। ठीक है, 86 की बात करते हैं। भाई करते हैं तो इसलिए बोलते हैं, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन। पहली बार क्वेश्चन आप लोग के सामने आया होगा, सीखने जैसा आकलन। अब बताओ, पता है आपको? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन, सत्र आकलन। रचनात्मक आकलन की बात करूँ तो यह होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तब आकलन जो करते हैं उसको कहते हैं सीखने के लिए आकलन। सीखने, लिख के देता हूँ मैं, सीखने के लिए आकलन। योगात्मक, समेटिव आकलन की जब बात करते हैं तो जब बच्चा सीख चुका होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, उसको एक तरीके से योगात्मक आकलन ही कहा जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा समेटिव। अब इसमें क्या होता है, कितना सीख लिया है बच्चे ने, यानी ये होता है सीखने का आकलन। ठीक है ना। ये सब चीज़ें कौन करता है? ये यहाँ पे शिक्षक करता है, ये भी शिक्षक ही करता है एक तरीके से। जब बात करते हैं स्व आकलन की, है ना, स्व आकलन यानी सीखने जैसा आकलन, ये होता है हमारा, ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही टाइप है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आता है स्व आकलन। इसमें बच्चे अपना स्वयं आकलन करते हैं। पहले कोई चीज़ टीचर ने पढ़ाई, फिर बच्चे अपने आप में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है, समझ में आया क्या, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो ये सब चीज़ें बच्चे आपस में जब पूछें, अपने आप का आकलन करने लगे, तो सीखने जैसा आकलन बोला था। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, सीखने जैसा आकलन। क्या है ये? स्व आकलन है। ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन का के अंदर आता है। ठीक है, आया समझ में? स्व आकलन बच्चे खुद करते हैं अपना, टीचर की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। 86 हो गया हमारा, आया समझ में ना। 87 की बात करते हैं। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। ठीक है,
परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का प्रयोग कर सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। मोटा धागा में करंट ही प्रवाहित नहीं हो पाती है। स्टील का तार है ना, धातु है, धातु सुचालक होते हैं, तो एक तरीके से धातु क्या, ये मिक्स्ड चीज़ है ना, धातुओं से बनी हुई है, तो इसका मतलब इससे परिपथ हमारा पूर्ण हो सकता है। कांच की छड़ी कुचालक है, रबड़ का पाइप कुचालक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। सिंपल है ना क्वेश्चन। 88 पे आते हैं। सही कथन को पहचानना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ के लिए पढ़ाने के लिए आपको मैं कई टाइम से कह रहा था मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट पढ़ा नहीं पाया, बट पढ़ाऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है ना। सुपर टेट आते आते मैं पढ़ा दूंगा इसको। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही है वो हमारा है सेकंड, है ना। अवतल दर्पण जो होता है सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। वो कैसे होता है, क्या है कि जब हम दर्पण है ना, दर्पण के बीच में और जो वस्तु होती है ना, फोकस होता है, इसका पोल होता है, ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, वक्रता केंद्र होता है। दूसरा हम वस्तु की जो पोजीशन होती है इस पे डिपेंड करता है कि वस्तु रखी कहाँ है, अनंत पे रखी है, फोकस पे रखी है, या दर्पण या फोकस के बीच में रखी है, इस पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे गलत है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में नहीं समझा पाया मैं अभी, लेकिन बाद में इसको अलग वीडियो में समझाने पड़ेगा। बहुत छोटा बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। 88 हो गया ना। चलो अब चलते हैं 89 पे। 89, चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भैया, बताओगे आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब चींटी काटी तो समझ लो भैया फार्मिक एसिड भैया हमारे लग गया। कौन सा, फार्मिक एसिड। चींटी काटती है जब फॉर्मिक एसिड डालती है, काटने में कोई जहर वहर नहीं होता है, वो एसिड होता है, इसलिए हमको लगता है एकदम से बहुत तेज लगता है ना, फॉर्मिक एसिड। आगे समझ में ना, ध्यान रखिएगा जब चींटी काटे नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग को, तो सोच ले कि भैया हमने फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। 90, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान या उष्मीय मान है। कितना उष्मीय मान होगा, तो देखो भैया उष्मीय मान की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की अगर बात करूं मैं, तो वो ये कहती है, मैंने पिछले एक पेपर में बताया भी ये चीज़ डिटेल में। तो जो उसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, वो क्या कहती है कि 1 किलोग्राम जब ईंधन हम जलाते हैं तो कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, 1 किलो जूल। मतलब क्या कहने का है, 1 kg जलाओ तो 1 किलो जूल हमारी एनर्जी निकलनी चाहिए, है ना। तो किलो जूल पर kg ये हमारी यूनिट होती है। डेफिनेशन भी आपको पता चलेगा, 1 किलो जलाओ और 1 किलो जूल हमारी एनर्जी निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलोरी मान ही निकालना है ईंधन का। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या कह रहा है, 3.7 जलाया और इतनी मिली, तो हमको 3.7 kg में दिया है, यानी पर kg में हम निकाल लें तो हमारा कैलोरी मान निकल आएगा। तो देख लो 1.665 × 10⁸ दिया है यहाँ पे। इसको क्या करो, 3.7 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 kg पे आ जाएगा ना। तो सिंपल इसको डिवाइड करना है। आप लोग डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड, याद यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा मैं बता रहा हूँ। इसको काटोगे फिर ये कट जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन बचेगा हमारा 45,000, और जो पावर इधर लगी हुई है तो ये आ जाएगा हमारा इतना आएगा, ठीक है। टोटल जब डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, लेकिन जो तुम्हारे 3 0 हैं ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, किलो जूल में, किलो केजी नहीं, किलो जूल में। तो 45,000 किलो जूल, तो 45,000 किलो जूल हमारा क्या हो गया पर केजी, 45,000 किलो जूल पर केजी हमारा क्या हो जाएगा, कैलोरी मान हो जाएगा इस ईंधन का, जो भी ईंधन है, ठीक है। केवल डिवाइड है तो मैंने डिवाइड नहीं किया है, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। तो अब हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब ये बताओ आप लोग को वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को। और ये है मेरा चैनल टीचरीफाई, TEACHERIFY, है ना। ये टीचरीफाई आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है करने में, लेकिन फिर भी आप करवाओ चाहे ना करो, मैं काम करता रहूँगा। बट मैं आपसे ही कहता हूँ यार, अगर यूट्यूब पे आए हो, मेरे चैनल देखा है, समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो मुझे कुछ
मोटिवेशन मिलेगी मुझे और काम करने की, है ना, और ढंग से मैं काम कर पाऊँगा। तो यही चीज़ के साथ अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के बाय। ठीक है, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।